हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट 100 वेयर वी आर ट्राइंग टू स्कोर 100 इन सोशल साइंस। आज का वीडियो थर्ड एपिसोड है चैप्टर 2 फेडरलिज्म पोस्ट साइंस क्लास 10th का। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमने कंटिन्यूसली अभी जब सारी पावर्स के बारे में पढ़ा और फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में पढ़ा, वहाँ हमने पढ़ा था कि कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के। और हमने ये भी पढ़ा कि जब इंडिया ने फेडरलिज्म की फीचर्स को अपनाया तो स्टार्टिंग में हमारे 2 लेवल थे। थर्ड लेवल बाद में अमेंडमेंट से डाला गया, वो थर्ड लेवल था लोकल गवर्नमेंट का। इस वाले टॉपिक में डिसेंट्रलाइजेशन में हम उसी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? When power is taken away from center and state government and given to local government, it is called decentralization। यानी कि जब सेंटर और स्टेट से कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। पर ऐसा करना ही क्यों है? ये इसलिए करना है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हमारे कंट्री का पहले कंस्ट्रक्शन क्या है, तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यूजुअली हमने कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि बेल्जियम। वहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट थी, इट इज़ सफिशिएंट। लेकिन ये भी सोचिए कि उस बेल्जियम का साइज़ क्या था, हमारे हरियाणा से भी कम था। जर्मनी हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा है। तो जहाँ कंट्री ही छोटी है, एरिया कम है और बेसिकली पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सही रहता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो बहुत वास्ट है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, तब ज़रूरत फील हुई थी हमें उस थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। इसके हमें कई फ़ायदे हुए। कैसे? ये माना जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर लोकल लेवल पे ही अच्छे से सेटल किए जा सकते हैं। क्योंकि जो लोकल लेवल पे रहने वाले लोग होते हैं उन्हें अपने एरिया की प्रॉब्लम की और वहाँ पर होने वाली बाकी दिक्कतों की, बाकी जो भी इश्यूज आते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि पैसे को कैसे स्पेंड किया जाए और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए कि प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाए। तीसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो लोग होते हैं उन्हें डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। डायरेक्टली जैसे आपने पंचायत फिल्मों में तो जरूर देखा होगा कि पंचायतें बैठती थी, वो पंच बैठा है, सरपंच बैठा है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे और किसी डिसीजन पे अपनी राय देते थे। तो एक तरह से डायरेक्टली उन्हें मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। और लास्ट रीज़न ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो सबसे अच्छा तरीका है लोगों को रियलाइज़ कराने का कि व्हाट इज़ सेल्फ गवर्नमेंट, मीन्स व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि आपका खुद का रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है। लोग उसे सबसे अच्छे तरीके से लोकल लेवल पर ही समझ सकते हैं। ये सारे जो तरीके अपनाए गए या ये जो आइडियाज़ लगाए गए, जिसकी वजह से लगने लगा कि डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए काम भी बहुत सारा किया गया, लेकिन कुछ कमी छूट रही थी। वो कमी क्या थी? एक्चुअली होता क्या था कि आपने बना तो दी लोकल लेवल की गवर्नमेंट, उनके इलेक्शन टाइम पे नहीं हो पा रहे, उनके पास ज़्यादा पावर ही नहीं है, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, तो ठीक से काम ही नहीं कर पाते थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत पहले रिकॉग्नाइजेशन दी थी डिसेंट्रलाइजेशन को, लेकिन बाद में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, लेकिन फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव बहुत कम हो पा रहा था। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे बड़े मेजर स्टेप्स लिए गए थे 1992 में। 1992 में कुछ खास अमेंडमेंट किए गए। वो अमेंडमेंट क्या थे हमें ये समझने होंगे ताकि हमें समझ में आए कि डिसेंट्रलाइजेशन पावरफुल कैसे हुआ। उन अमेंडमेंट्स के थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया, कंपल्सरी करा दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के इलेक्शन हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर हेल्ड होंगे। जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, तो इसी तरह लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन रेगुलर बेसिस पे होते हैं। और इलेक्शन के बाद वो जो आपकी स्पेशल सीट्स होती है, रिप्रेजेंटेटिव सीट्स होती हैं, वहाँ पर सीट्स कुछ रिजर्व कर दी गई SC, ST और OBCs के लिए भी। 1/3
पोजीशंस जो हैं उसकी वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अभी यू विल कम टू नो कि क्यों मैं कह रही हूँ बार बार ये इंपॉर्टेंट है, फिर कहूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि 1/3 पोजीशन जो है विमेन को दे दी गई। साथ ही अब ये इलेक्शन रेगुलर हों, ये रिजर्वेशन पॉसिबल हो सके, इन सब के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्रिएट किए गए हर स्टेट में। जैसे एक नॉर्मल आपका बड़ा इलेक्शन कमीशन है जो आपके लोकसभा के इलेक्शन करवाता है या फिर जो आपके स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करवाता है, उसी हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस को हेल्ड करवा रहा था, उनकी कंडक्शन कर रहा था। और इसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप था इन्हें पावरफुल करने का वो ये था कि नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपल्सरी तौर पे कुछ पावर्स शेयर करनी पड़ेंगी उन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, और रेवेन्यू भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब लोकल बॉडीज़ के पास पावर भी आ जाएगी, रिसोर्सेज भी आ जाएंगे और वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करके लोकल बॉडीज़ को पावर दी, तो ये लोकल बॉडीज़ होती कैसे हैं? लोकल बॉडीज़ ना 3 लेवल पर होती हैं। उसमें से पहला लेवल है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, गांव में होने वाली लोकल गवर्नमेंट। रूरल होता है जो गांव देहात का इलाका होता है। इसके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कहते हैं पंचायती राज। अब ये पंचायती राज का सिस्टम होता कैसे है? हर गांव की एक ग्राम पंचायत होती है। कई बार बहुत ही छोटा गांव है तो 2-3 गांव मिलकर अपनी ग्राम पंचायत बना लेते हैं। कई ग्राम पंचायत मिल जाती हैं तो बनती है ब्लॉक समिति, राइट। ब्लॉक समिति को पंचायत समिति भी कहते हैं, मंडल समिति भी कहते हैं। और फिर कई ब्लॉक समिति जब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के सारी ब्लॉक समिति मिलकर बनाती हैं जिला परिषद, राइट। ये जो ग्राम पंचायत होती है इसके मेंबर्स को, इसके जो वो वार्ड मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड होकर आते हैं, उन्हें पंच कहते हैं और इनका हेड कहलाता है सरपंच। इनका इलेक्शन, मैंने कहा ये इलेक्ट होकर आते हैं तो इलेक्शन कौन करता है इनका? जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन होती है उस विलेज की वो वोटिंग करके इन्हें इलेक्ट करती है। ये एक तरह से गांव की ना डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है। अब ये ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक्चुअली एक तरह की मीटिंग है जो साल में 2 या 3 बार हेल्ड करवाई जाती है, जिसमें सारे वोटर्स और इसके मेंबर्स मिलकर बैठते हैं। इसकी जो आपका मनी होता है, एक तरह से आप बजट कह लो, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इनके काम करने के तरीके पर डिस्कशन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितने सक्सेसफुल हैं, राइट। और जैसा कि मैंने कहा कुछ ग्राम पंचायत मिलकर क्या बना देती हैं? ब्लॉक समिति। अब ब्लॉक समिति के मेंबर कहाँ से आते हैं? जितने पंच थे, ये हर गांव के पंच सरपंच वगैरह थे ना, इन्होंने इलेक्ट करना है किनको? ब्लॉक समिति के मेंबर्स को। जितनी भी पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट में आ गई वो उन्होंने बना दी जिला परिषद। अब जिला परिषद के मेंबर कौन है? ज़्यादातर मेंबर तो इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मेंबर लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उस डिस्ट्रिक्ट की, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जो एमएलए होते हैं वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। जो जिला परिषद का हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहते हैं। पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच। और जिला परिषद के हेड को कहते हैं चेयरपर्सन। क्लियर? अब हमारी बात करते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। वो तो गई रूरल, गांव में निपट गया उनका काम। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी जो थोड़े से शहरी इलाके, अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ को हम बेसिकली 2 हिस्सों में बांट देते हैं, टाउन्स और बिग सिटीज़, यानी छोटे कस्बे और बड़े बड़े शहर। जो टाउन्स होते हैं वहाँ की अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, और जो बिग सिटीज़ होती हैं, बड़े शहर, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसे आपकी दिल्ली में है MCD, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। बॉम्बे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे, हालांकि उसका नाम अब मुंबई हो गया है, लेकिन स्टिल उसकी कॉरपोरेशन का नाम भी बॉम्बे के हिसाब से ही चल रहा है। क्लियर? और इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको भी कुछ इलेक्टेड बॉडीज ही कंट्रोल करती है, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शन होते हैं। जो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है उसे म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहते हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है उसे मेयर कहते हैं, राइट। आपको पता है ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहूँ या रूरल लोकल गवर्नमेंट कहूँ, इसके मैक्सिमम मेंबर हमने जैसे कि देखा वो इलेक्टेड हैं, और ये इलेक्टेड
ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के अबाउट 36 लाख लोग हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो रही है, जो लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 36 लाख लोग। ये 36 लाख नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करके हमारे देश में डेमोक्रेसी को डीप करने की कोशिश की थी, और वो बहुत अच्छे तरीके से डीप हो रही है क्योंकि लोग तरीके को समझ रहे हैं कैसे सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। इसका एक याद है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1/3 पॉपुलेशन वुमेन की जो है, सॉरी नॉट पॉपुलेशन, 1/3 सीट्स जो हैं वुमेन के लिए रिजर्व हो रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कि क्यों मैंने कहा था बड़ी बात है? इसने डेमोक्रेसी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया था। वोटिंग राइट मैं मानती हूँ शुरू से मिला हुआ था, लेकिन हमारी जो लोकसभा है, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। कहीं 5%, 10%, बहुत हद हमारी 12%, इससे ऊपर कभी वुमेन रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं। लेकिन लोकल बॉडीज़ में जब इन्हें 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिला तो एक तरह से जो डेमोक्रेसी है उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और वुमेन की वॉइस इंक्रीज हुई। Now your chapter is over and I hope you can understand well. If you like the way of teaching, if you understand well, please like, share, subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. इस चैप्टर के नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो थ्रू, नोट्स लीजिए, रिवाइज कीजिए। कोई डाउट